सत्ता को संचालित करने वाली राजनीति में भी दागदार चेहरों की मौजूदगी है। सोचिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठा नेता ही अगर दागदार हो तो शासन और समाज कैसा होगा। इसीलिए सत्ता की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार एक बिल संसद में पेश करने वाली है। अब हम इसी बिल का विश्लेषण करेंगे। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 फिर पेश कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। 17 जुलाई को जेपीसी इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसी दिन जेपीसी रिपोर्ट को मंजूरी भी दे सकती है। जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 से जुड़े 3 विधेयक संसद में पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों को बरकरार रखने के पक्ष में है। इस विधेयक पर विवाद क्यों है, विपक्ष इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस विधेयक के प्रावधानों को समझना होगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी ऐसे गंभीर अपराध में जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 30 दिन जेल में रहने पर उनका पद अपने आप रिक्त यानी खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों में मामले में राज्यपाल इसकी औपचारिकता पूरी करेंगे। मित्रों, बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ गिरफ्तारी से ही पद नहीं जाएगा। 30 दिन जेल में रहने के बाद अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन पद चला जाएगा। सरकार का तर्क है 30 दिनों में किसी भी आरोपी को कम से कम 3 बार जमानत के लिए आवेदन करने का मौका मिलता है। अगर जमानत नहीं होती तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 3 बिल पेश करेंगे। पहला बिल होगा 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए होगा। दूसरा बिल होगा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, ये केंद्र शासित राज्यों के लिए होगा। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 होगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए होगा। जिस संसदीय समिति के पास ये विधेयक भेजा गया है उसमें असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी सदस्य भी हैं। 17 जुलाई को जब जेपीसी इस विधेयक को मंजूरी देगी तब विपक्षी सदस्य इस पर असहमति का नोट दे सकते हैं। ये संसदीय प्रक्रिया है, रिपोर्ट बहुमत के आधार पर मंजूर होगी। ऐसे में विपक्षी सदस्य असहमति नोट देकर अपनी नाराजगी जता सकते हैं। विपक्ष इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर क्या कहा था। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब तक राजनीति में नैतिकता का समावेश नहीं होगा तब तक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना असंभव है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बिल से महात्मा गांधी के न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा को मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके दायरे में शीर्ष नेतृत्व होगा। फिर इस बिल पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है, इसे समझ लेते हैं। विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। यह विधेयक कानून बना तो विपक्ष के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है यह बिल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोर्ट में दोषी ठहराए जाने से पहले सिर्फ हिरासत के आधार पर संवैधानिक पद से हटाना अलोकतांत्रिक है। विपक्षी नेताओं का आरोप है यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। सुनिए विपक्ष के नेता किन शब्दों में इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसे कानून में बदलाव किए जाएं जिनसे आप ईडी का केस दर्ज कीजिए, किसी को भी सांसद या विधायक को जेल में डालिए। ईडी के कानून में 1 महीने में जमानत हो नहीं सकती। पिछला पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर किसी की भी जमानत हुई हो ईडी में 1 महीने से कम में,
और इस बिहाफ पे, इस बेसिस पर आप उसकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। अरे भाई, लेकिन आपके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? सरकार आपकी है, दरबार आपका है, न्यायालय आपका है, सब कुछ आपके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? जब तक आप लोग बैठे हैं, आपकी तो पूरी यंत्रणा अपोजिशन को जेल में डालने के लिए बैठी है। आपको कौन डालेगा? जब हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने तरीके से देश को हाँकना चाहते हैं। उनके अनुसार देश कैसे चले, उनके अनुसार, संविधान के अनुसार आप देश चलाना नहीं चाहते। इस तरह से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली बात है। हाँ, कोई क्रिमिनल केस में है, कोई करप्शन के केस में है तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे भी कोई 323 और 107 में भी 1 महीना जेल में रह गया तब तो आप कहेंगे कि आप इस्तीफा करिए। बिल के दायरे में प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी का विरोध खासतौर पर रेखांकित करने वाला है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने जेल में रहे। उन पर जेल से ही सरकार चलाने के आरोप लगे। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने जेल में रहे। इस दौरान वो मंत्री पद पर बने रहे। समझिए, अगर यह विधेयक लागू होता है तो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी के 31वें दिन ही पद छोड़ना पड़ता। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। अगर यह विधेयक कानून बन गया होता तो देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर नहीं होते। एडीआर ने 2025 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी, भगवंत मान, चंद्रबाबू नायडू, हेमंत सोरेन, देवेंद्र फडणवीस, पिनराई विजयन, एमके स्टालिन और सिद्धारमैया जैसे नेताओं पर आपराधिक केस दर्ज हैं। यानी अगर यह विधेयक लागू होता है, इन नेताओं की गिरफ्तारी होती है और इन्हें 30 दिन में जमानत नहीं मिलती तो इनकी कुर्सी जा सकती थी। हालांकि स्टालिन, सिद्धारमैया और पी विजयन अब सीएम नहीं है। एडीआर की यह रिपोर्ट 2025 की है। नेता आमतौर पर जेल को तीर्थ यात्रा के तौर पर लेते हैं, लेकिन यह कानून लागू हुआ तो पहली बार नेताओं को जेल जाने से डर लगेगा। इस चर्चा में 2 और नेताओं का जिक्र जरूरी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता। लालू प्रसाद यादव 7 बार जेल गए। 1997 में जेल जाने के बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2022 में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं जयललिता पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज हमने इस प्रस्तावित विधेयक पर लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव से उनका मत जानने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे सवाल पर खामोश रहे। 30 दिन तक कोई अगर सर जेल में रहेगा तो सीएम पीएम नहीं बन सकता है सर, बड़ा फैसला लिया गया सर। 30 दिन तक यदि जेल में रहेगा सर कोई तो सीएम और पीएम नहीं बन सकता है। तेजस्वी की चुप्पी और विपक्ष के सवाल बता रहे हैं कि इस विधेयक पर राजनीतिक मतभेद कितने गहरे हैं। मित्रों, यहां हम आपको एक छोटी सी जानकारी और साझा करना चाहते हैं। 2014 के बाद कम से कम 13 मौजूदा मंत्रियों को सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 10 गिरफ्तारियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत हुई हैं। गिरफ्तार किए गए मंत्रियों में ज्यादातर विपक्षी सरकारों से जुड़े रहे हैं। हालांकि इस विधेयक में रीअपॉइंटमेंट पर रोक नहीं है, यानी रिहाई के बाद वही व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। हेमंत सोरेन ने भी ऐसा ही किया था।